अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोटों को लेकर ज़बरदस्त इन दिनों कवायद चल रही है। बिहार के जातीय सर्वेक्षण के पश्चात उत्तर प्रदेश में भी इस पर्टिकुलर वोट बैंक को साधने की बड़ी कोशिश है। क्यों हो रही है? क्योंकि मायावती के हाथ से ये वोट बैंक बिखर चुका है और इस बिखरे हुए वोट को समेटने के लिए तीन बड़ी पार्टियां मैदान में हैं, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। किसको सफलता मिलेगी और उत्तर प्रदेश में दलित समाज की तादाद कितनी है और ये कितने प्रभावशाली हैं यूपी की पॉलिटिक्स में? आज की हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति कोई पहली नहीं है। 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन की काट के तौर पर राम मंदिर आंदोलन के राजनीतिक चरम को अगर रोकने में किसी ने सफलता हासिल की थी तो दलित और पिछड़ा गठजोड़ ने। आप याद कीजिए 92 की गवर्नमेंट कल्याण सिंह की और उसके पश्चात हुए असेंबली इलेक्शंस। तब बीजेपी की बहुमत की सरकार दोबारा जब चुनाव में गई थी वो हार गई थी। कारण क्या था? दलितों और पिछड़ों की एकता। और ऐसा नहीं है, अन्य राज्यों के मुकाबले दलित और पिछड़ा समाज उत्तर प्रदेश में सत्ता का स्वाद चख चुके हैं। सत्ता क्या होती है यूपी के दलितों, शोषितों और वंचितों को बेहतर पता है कि जब उनकी सरकार होती है तो क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं। लिहाजा ये बताने की आवश्यकता इन कम्युनिटीज़ को नहीं है कि सरकार होने के मायने क्या हैं, पावर हाथ होने के मायने क्या हैं। यही नारा 90 के दशक में और उसके बाद मायावती, कांशीराम, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह चलाते रहे हैं, जिसके कारण इस समाज की राजनीतिक स्थिति अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में ज़्यादा राजनीतिक रूप से प्रभावी है। विशेष तौर पर हम बात करेंगे दलित समाज के मतदाताओं की। बिहार में ये 21% निकले हैं। उत्तर प्रदेश में भी मोटे तौर पर आकलन है, चाहे वो पंचायत के सर्वेक्षण रहे हों या राजनीतिक दलों के अपने सर्वेक्षण हों या मीडिया वालों के अपने परसेप्शन हों। अनुमान यह है कि उत्तर प्रदेश में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी दलित समाज मान लीजिए 21%, 21% के आसपास उनकी आबादी। कुछ 20 भी कहते हैं, पर मोटे तौर पर हम मान के चलते हैं कि 21% है। और उसमें से भी 8% के ऊपर एक ही कम्युनिटी है, जाटव कम्युनिटी। ये राजनीतिक रूप से बहुत प्रभावशाली हैं और दलितों को जब सत्ता मिली इसी बिरादरी का बड़ा दबदबा रहा है। और आज भी इस बिरादरी का एक बहुत बड़ा लॉ एंड शेयर विपरीत हालात के बावजूद मायावती के साथ इंटैक्ट है। मायावती के साथ खड़ा है, हाथी के साथ खड़ा है। या तो हाथी पे वोट देता है या घर से निकलते ही नहीं है। तमाम स्कीम्स, तमाम योजनाएं, राजनीतिक बयान, कुछ कैसे भी मसले हों, लेकिन वो कम्युनिटी में खास वर्ग है, जब निकलता है तो वोट वो हाथी पे ही मार के आता है। ये ताकत रही है बीएसपी में मायावती और कांशीराम ने उसको पॉलिटिकली एम्पावर्ड किया है। एक एक वोट के लिए वो लोग लड़ते थे। वो कहते थे कि एक भी वोट का सौदा करना बहू बेटी को बेचने के बराबर था। ऐसे मैसेज कम्युनिकेट करके मतदाताओं को गोलबंद किया गया और आज भी उनमें से 8% आज भी मायावती के साथ खड़े हैं। लास्ट असेंबली इलेक्शन में 12.5% वोट जो मायावती को मिला उसमें मेजर शेयर इसी कम्युनिटी का था। तो बचे हुए 13% का क्या? बहनों भाइयों, लड़ाई इसी बात की है कि इस 13% में जो बिखराव आया है शेड्यूल्ड कास्ट समाज के मतदाताओं में, इसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी कौन है? इस वक्त नो डाउट उसकी बिगेस्ट बेनिफिशियरी है भारतीय जनता पार्टी। चाहे वो अपनी स्कीम्स के जरिए हो, चाहे वो उनकी जाति के नेताओं को रिप्रेजेंटेशन देकर हो, या फिर बेनिफिशरीज स्कीम के माध्यम से उनको जोड़ना हो या बराबर मिलाने की कोशिश हो। बीजेपी 13% वोट शेयर की बिगेस्ट बेनिफिशियरी है और सेकंड बेनिफिशियरी है समाजवादी पार्टी। अब कांग्रेस भी प्रयास कर रही है कि कभी वो इस समाज के वोट बीएसपी से ज़्यादा कांग्रेस को मिलते थे। कब? 90 के पहले, 80 के दशक में, 70 के दशक में, 60 के दशक में कांग्रेस का जलजला था। अभी जो बीजेपी की हालत, इससे 2 गुना ज़्यादा ताकतवर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में रहा करती थी। बहनों भाइयों, लेकिन ज़माना बदल गया है, समय सबका बदलता है, कांग्रेस का भी बदल गया। अब कांग्रेस दोबारा से प्रयास कर रही है, अभियान चलाने जा रही है, दलित गौरव सम्मान करके एक योजनाएं चलाने जा रही है लोगों के बीच जाने का, ताकि वो दलित समाज को अपने बीच जोड़ सके। क्या दलित कभी लौटेगा कांग्रेस की तरफ? अब कांग्रेस की प्लानिंग जरूर है बहनों भाइयों, लेकिन ग्राउंड में हालात बिल्कुल अलग हैं। ग्राउंड में मुकाबला आमने सामने का है और आमने सामने में 2 बड़े दल हैं, एक साइड प्लेयर है बीएसपी। कांग्रेस कोशिशें जरूर करेगी, लेकिन उन कोशिशों को परवान चढ़ते देखना अभी कठिन है।
उसका कारण है, कोई भी अपने वोट को जाया नहीं करना चाहता। सबको लगता है कि अगर उसने वोट दिया है तो इस वोट की कोई उपयोगिता हो किसी को जिताने के लिए, और एक होता है किसी को वोट दे के हराने के लिए। वोट के पैटर्न यूपी में दो ही हैं, इसको हराओ इसको जिताओ। दो तरह के मतदाता हैं। सेकंड थॉट प्रोसेस वालों को बहुत कम हो गए हैं। तो अब कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, बीजेपी अब बस्ती बस्ती जाने वाली है। अक्टूबर महीने, इसी महीने से कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं कि दलितों की बस्ती में जाएंगे, उनके यहाँ रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे, उनके बीच बातें करेंगे, रहेंगे और अपनी योजनाएं समझाएंगे। एक एक बस्ती दलितों की जाने का प्लान है। समाजवादी पार्टी भी अपने शेड्यूल्ड कास्ट के जितने भी नेता हैं, इनको भी दलित बस्तियों में उसने एक्टिवेट कर रखा है, हाईली एक्टिवेट कर रखा है। कांग्रेस दलित गौरव सम्मेलन शुरू करने जा रही है। बीएसपी क्या कर रही होगी, आपके मन में यह प्रश्न होना चाहिए। मायावती अपने दफ्तर में अगले 2 महीने तक उनका शेड्यूल पूरा पैक्ड है और प्रतिदिन या हर दूसरे दिन उन्होंने सभी मंडल, जिले की और विधानसभावार बैठकें लगा रखी हैं और वहाँ के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बुलाती हैं। अपने कैडर को मजबूत कर रही हैं। कैडर को इसलिए मजबूत करती हैं ताकि वो बस्तियों में जाके उनकी बात को कम्युनिकेट करे। मायावती के पास कम्युनिकेशन का और कोई माध्यम नहीं है सिवाय मीडिया में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्विटर, और असली काम उनका करता है ये कैडर, जिसको फीड करती हैं कंटेंट वाइज, पॉलिसी वाइज, और वो जाता है बस्तियों में, समाज को ब्रीफिंग देता है कि बहन जी क्या सोचती हैं, वो क्या चाहती हैं। तो क्या चाहती हैं बहन जी? बहन जी अभी अकेले लड़ना चाहती हैं, लेकिन एक बड़ा तबका है जो कहता है देर सबेर उनको वो इंडिया अलायंस का पार्ट हो सकती हैं। वो बीजेपी के साथ खुल के प्री पोल अलायंस में नहीं जा सकती हैं, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन मायावती कई बार मानी हुई स्थापित परंपराओं को तोड़कर कुछ एडवेंचरस काम करती हैं। तो मायावती क्या निर्णय करेंगी ये तो उन्हीं को सिर्फ पता होगा। लेकिन फिलहाल वो अकेले हैं, सिंगल हैं, और वो अभी अकेले चुनाव लड़ेंगी। तो बहनों भाइयों, इस 21% का वोट शेयर जो बिहार के जातिगत सर्वेक्षण के बाद बड़ा वनरेबल है, और उसमें से भी 13% जो नॉन जाटो वो भी शेड्यूल्ड कास्ट मतदाता है, उसके मन में क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है। ये लोग तो उनको पटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, सारे तीनों दल। लेकिन दूसरे एंड पे जो रिसीविंग पॉइंट है, जहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट मतदाता खड़ा है, वो क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो इनसे क्या अपेक्षा रखता है, और बसपा को उसने ठुकराया तो कारण क्या है। जब इन कारणों को अगर कोई पार्टी खोज लेगी, वोट उसी को मिलेगा। कुछ बयान सुने आप, फिर आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। का एक एमएलए खाली जीता, वो भी उमा शंकर सिंह निर्दल भी जीत सकता था। कहाँ गया उनका वोट? जब हम काम करेंगे, अंतिम आदमी दलित पिछड़े सबका काम करेंगे, विकास की बात करेंगे, सिर्फ वोट का खोट नहीं रखेंगे, तो सारी बिरादरियां हमारे साथ आ जाएंगी। हम सबका साथ, सबका विकास वाले हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों के प्रति अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। प्रतिदिन औसतन 35 से अधिक दलितों के प्रति अपराध की घटनाएं होती हैं, जो लगातार बढ़ती जा रही हैं। चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे सोनभद्र की घटना हो, हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से सरकार और प्रशासन पीड़ित पक्ष के साथ कहीं नहीं खड़ा दिखाई दिया। देखिए, उत्तर प्रदेश में दलित अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित महसूस नहीं करता। हम 9 तारीख को कांशीराम जी की जो हमारी पुण्यतिथि है, उनकी पुण्यतिथि दिन शुरू कर रहे हैं, और उस दिन हम लोग बाराबंकी के दलित बस्ती में जाकर वहां से प्रारंभ करेंगे, और ये 26 नवंबर संविधान दिवस तक ये चलता रहेगा। कई कार्यक्रम इसमें हम लोगों ने तय किए उनको जोड़ने के। कांग्रेस के साथ शुरू से ये समाज खड़ा रहा है, कांग्रेस ने उचित स्थान सम्मान दिया, और आने वाले समय में जो हमसे थोड़ी दूरी बनी थी वो समाज पूरी तरीके से हमारे साथ आएगा। हम जोड़ने के लिए दिन रात उस पर काम कर रहे हैं। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मनीष शुक्ला उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर कालीचरण स्नेही जी दलित समाज के जाने माने चिंतक हैं। मनीष सिंधवी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ब्रजेश शुक्ला जी उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद अब मेरे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मनीष जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं, और मेरा पहला प्रश्न है आपके लिए, आप दलित मतदाताओं को रिझाने के लिए सिवाय विजिट के अलावा और भी कोई आपके पास प्लान है, और वो समाज आपको वोट क्यों दे, आप मुझे कारण बताइए। देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, जनसंघ की स्थापना काल से अगर आप देखेंगे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय का सिद्धांत दिया था, या अर्थात
जो अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति है वहाँ तक जब विकास पहुँचे तो ही उसको विकास मान सकते हैं। तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी सदैव इस वर्ग के लिए काम करती आई है। हमारी सरकार बनने के पश्चात 9 साल जो केंद्र की सरकार है, डबल इंजन की सरकार जब उत्तर प्रदेश में बनी तो निश्चित रूप से तमाम योजनाओं को उठाकर आप देखेंगे तो दलित वर्ग, अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जनजाति के लिए उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए हमने काम किया है। मोदी जी की जो योजनाएं हैं, चाहे आवास, शौचालय से लेके तमाम योजनाओं में सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी कौन है, अगर उसके आंकड़ों को देखेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि हमारा चिंतन क्या है। इसके अतिरिक्त बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े जो 5 महत्वपूर्ण स्थान हैं, उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कहा जहाँ से पढ़ाई की, उन 5 स्थानों को डेवलप करके पंचतीर्थ के रूप में भारतीय जनता पार्टी की ही विभिन्न राज्यों की सरकारों ने डेवलप किया और आज वो उस वर्ग के लिए प्रेरणा का केंद्र बनी हुई है केंद्र सरकार ने। लेकिन दलित को चाहिए सत्ता में हिस्सेदारी। जी जी। और उसको सत्ता का स्वाद 4 बार चख चुके हैं। जब मायावती 4 बार चीफ मिनिस्टर रही, उसको पता है कि अपना चीफ मिनिस्टर होने के और अपनी सरकार होने के क्या मायने। आपने सत्ता में कहाँ उतनी हिस्सेदारी दी? नहीं ब्रिजेश जी, अभी तो मैंने बात को ओपन किया है। अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के लिए कामों की अगर आप लिस्ट मांगेंगे तो पूरा डिबेट का समय मुझे देना पड़ेगा आपको। संवैधानिक सबसे बड़ा पद आज किसके पास है देश का? जब हमारे पास सत्ता आई, ताकत आई, तो भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति पद, मोदी जी के सरकार के समय में 9 सालों में राष्ट्रपति पद पर एक बार अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बैठाया। अभी जनजाति से बिलोंग करने वाली महिला राष्ट्रपति देश को देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसके अतिरिक्त अगर आप हमारे विधायकों की संख्या, सांसदों की संख्या अगर आप देखेंगे तो आज देश में सबसे ज़्यादा विधायक और सांसद दलित वर्ग के भारतीय जनता पार्टी के हैं। मिनिस्ट्री अगर आप उठाकर देखेंगे तो वहाँ भी उनको सम्मानपूर्वक उनके संख्या के अनुसार उनका प्रतिनिधित्व दिया गया है। और मेरा ये चैलेंज है, मैं ये इस बात को गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो भी प्रवक्ता आपके पास बैठे हैं अन्य दलों के, वो अपनी सरकारों के समय में मंत्री परिषद में संख्या अगर बता दें कि उन्होंने कितना दिया है तो आप देखेंगे केंद्र में और विभिन्न प्रदेशों में जो कैबिनेट में, जो मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की संख्या है वो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा किसी ने नहीं दी है। ओके, मैं दीपक रंजन को आमंत्रित करता हूं, लार्जेस्ट अपोजिशन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बताइए, आपको दलित समाज वोट क्यों दे? आपने ऐसा क्या किया है उस समाज के लिए कि जिससे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको वोट दिया जाए? आपने उसको क्या हिस्सेदारी दी है? देखिए ब्रजेश जी, मनीष शुक्ला जी की बातें देखिए सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं कि अभी इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय जी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी ये योजना थी, उनकी ऐसी सोच थी कि आखिरी पंक्ति के व्यक्ति के लोगों को जो है उनके चेहरे पर खुशी आए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं मनीष शुक्ला जी से कि किस पंक्ति तक पहुंचे हो अभी आप? 9.5 साल से आपकी केंद्र में सरकार है, 6.5 साल से आपके उत्तर प्रदेश में सरकार है। अगर इनकी सरकार में सबसे ज्यादा बुरा हाल दलितों का किसी सरकार में हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आप केसेस उठा करके देख लीजिए, चाहे वो कानपुर देहात का मामला दलित बहनों के साथ हुआ हो, चाहे सोनभद्र का मामला हो, चाहे आपका बस्ती का मामला हो, चाहे आपका हाथरस की बेटी के साथ हो। तो देखिए ऐसी बहुत सी चीजें, देखिए समाजवादी पार्टी। मेरा तो सवाल था आपसे कि आपने क्या किया, आप टूट पड़े मनीष शुक्ला पे। मनीष शुक्ला पे सवाल थोड़ी ना कर रहा हूँ, आपने क्या किया मुझे बताओ, कन्विंस करो, लोग लाइव सुन रहे हैं, आपको वोट क्यों दें? देखिए मुझे जस्टिफाई करो कि हमें इसलिए वोट दें। आदरणीय फूलन देवी जी को मुख्य धारा से अगर किसी ने जोड़ने का काम किया तो समाजवादी पार्टी की सरकार, समाजवादी पार्टी के ओबीसी कम्युनिटी के, मैं तो दलितों की बात कर रहा हूँ। देखिए असहाय लोगों के लिए, और देखिए पीटीआई इसका जीता जाता उदाहरण है। हम ये लोग दलितों के लिए ये लोग योजनाएं बना रहे हैं, बनाते ही रह जा रहे हैं। ये लोग दलितों के बीच में जाने की बात कर रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी, हमारे पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता दलितों के बीच में उनकी समस्याएं सुन रहा है, उनकी समस्याएं जान रहा है। देखिए अभी इसका जीता जागता उदाहरण है इंडिया परिवार में, इंडिया गठबंधन में पीडीए की स्ट्रेटजी है। हम लोग पीडीए को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं। और देखिए सही है ब्रजेश जी, 2014 से दलित समाज ने इनको बड़े आस और उम्मीद के साथ इनको वोट किया और इनको सत्ता में इनको आसीन किया 2014 से लेकर के अब तक। ये लोग दलित समाज का वोट लेकर के, लेकिन दलितों के लिए इन्होंने 14 में इनको वोट दिया, 17 में इनको बड़ी तादाद में वोट दिया, 19 में दिया, 22 में दिया, इससे इनकार नहीं है। आपको भी मिला है पर लॉयन शेयर इनको मिला है, तो कुछ तो बात होगी कि दलित इनको वोट दे रहा है।
नहीं देखिए, अब तो ब्रजेश जी समझ चुके हैं ना। आप तो कन्विंस करो ना कि आपको क्यों दे। देखिए ब्रजेश जी, अब ये लोग समझ चुके हैं और अब इनके छल और बहकावे में आने वाला नहीं दलित समाज। इसका जीता जागता उदाहरण अभी घोसी का उपचुनाव आपने देखा होगा कि किस प्रचंड बहुमत के साथ पीडीए ने वहां पर इंडिया की एक स्ट्रेटजी बनकर के पीडीए ने इन लोगों को वहां पे शिकस्त देने का काम किया। और वही फॉर्मूला मैं समझता हूं कि ऑल ओवर इंडिया चलने जा रहा है और इंडिया परिवार के लोगों के बीच में जा रहे हैं। दलित तो आप दलितों को उतनी हिस्सेदारी देंगे? वैसे यूपी में 17 सीटें रिजर्व हैं उनके समाज की, उसके अलावा तो इनको कोई एक सीट देता नहीं है। वो सीट इसलिए देते हैं क्योंकि संवैधानिक मजबूरी है। देखिए अभी नगर निकाय के चुनाव संपन्न हुए, नगर निकाय में इन्होंने क्या उस क्राइटेरिया को फॉलो किया? मंत्री पद देने में सबके मुट्ठी बंद हो जाती है, मैं देखता हूं। नहीं देखिए ब्रजेश जी, हम लोग मंत्री पद के साथ साथ पावर भी देने का काम करते हैं। अभी इन्होंने महिमा मंडप किया कि मैंने दलित समाज से राष्ट्रपति बना दिया। सर मायावती को छोड़ के कोई, चाहे बीजेपी की सरकार हो आपकी सरकार हो, जरा उठा के लिस्ट देख लीजिए कितने कलेक्टर लगाए थे आपने, कितने इन्होंने लगाए हैं, कितने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एचओडी और आईपीएस लगाए। अभी सब सामने आ जाएगा सर। देखिए दलित समाज जिस तरीके से ब्रजेश जी समाजवादी पार्टी के साथ और इंडिया परिवार के साथ जोड़ रहा है, निश्चित रूप से आपके सम्मानित चैनल पे मैं कहना चाहता हूं कि आने वाली जब इंडिया परिवार की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से तो सर 17 टिकट तो दोगे ना सर? 17 ही तो दोगे, इनकी हिस्सेदारी दी जाएगी। 17 से ऊपर तो नहीं दोगे ना? 17 ही मिलेगा उनको। देखिए हम लोग दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 17 सीटें तो देखिए उनके लिए निर्धारित है। अभी नगर निकाय के चुनाव में आपने देखा होगा जो महापौर के 17 सीटें हैं उसमें इन्होंने क्या क्राइटेरिया फॉलो किया था? सूचित और अनुसूचित जाति के लिए तो फिक्स्ड रहता है, देना ही पड़ेगा, ये कुछ भी नहीं कर सकते। अगर लिख गया कि दलित महिला तो देना पड़ेगा। उसमें भी तो नहीं दिया इनकी कौन सी मस्जिद? उसमें भी तो इसमें आप क्या, कोई जो भी होगा देगा वो। उसमें भी तो नहीं दिया इन लोगों ने। उसके लिए थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया दीपक जी। चुनाव आयोग में इसका विरोध दर्ज कराया। धन्यवाद। मैं मनीष सिंधवी को आमंत्रित करता हूँ, यूपी में कांग्रेस के प्रवक्ता। मनीष जी शुक्रिया आपका। आपको लगता है कि आपका पुराना समय लौट के आएगा? आप ये दलित गौरव सम्मेलन सम्मान शुरू करने जा रहे हैं, क्या है इसमें? आपको वोट क्यों देगा? आपका तो वोट शेयर ही ऐसा नहीं कि कोई जुड़े। कारण बताइए कि दलित आपके साथ वापस क्यों जुड़े? देखिए दलित हमारे साथ इसलिए जुड़ेगा, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि दलितों में हमारी पहुंच कम हुई है, लेकिन आज की डेट में जो हालात बन गए हैं उसमें दलित को इस बात को एनालाइज करना होगा कि उसको सम्मान कहाँ मिल रहा है। भैया मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल कारण पूछ रहा हूँ कि आप क्यों? आपको कारण भी पूछा, इनसे भी मैं कारण आपको बता रहा हूँ कि दलित को इस बात को बैठकर एनालाइज करना होगा कि उसको सम्मान कहाँ मिल रहा था, उसका घर क्या था, और वो अगर अपना घर छोड़ के कहीं गया है तो वहां पर वो सुरक्षित भी है या नहीं है। घर आप मैं ये नहीं कहता, आप ये क्लेम करते हो घर आप, मैं ये नहीं कहता, लेकिन एनसीआरबी के डेटा कहते हैं कि दलितों के खिलाफ अपराध बढ़ गए हैं। ये मेरा डेटा नहीं, एनसीआरबी का, अगर आप गूगल करेंगे तो दिख जाएगा। गुजरात में 5 गुना तक बढ़ गए हैं, उत्तर प्रदेश में बढ़ गए हैं। दलितों के खिलाफ जिस हिसाब से अपराध चारों तरफ हो रहे हैं और एक जो मानसिकता है वो साफ दलितों को दिख रही है, तो अब दलितों को वो परिवर्तन देखना होगा। भाई आप ऐसे देखिए, आप शुरू करिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, जहाँ से जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बनने में हमारा सबसे ज़्यादा फोकस, हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध थे कि एक समानता का अवसर इस देश में लाया जाए, और वहाँ से लेके आज तक हम उस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं। हो सकता है कि बीच में ये क्या है दलित गौरव संवाद अभियान, क्या करेंगे आप इसमें? हम दलितों, अपने दलित भाई हैं वहाँ तक जाएंगे, उनके घरों में। अभी अब ये शुरुआत हो चुकी है। अभी 2 अक्टूबर को हमारे यहाँ से एक सर्कुलर था कि सारे प्रदेश में जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष हैं वो गांधी जयंती के दिन अलग अलग दलित बस्तियों में जाएं, उनके साथ बैठें, संवाद करें। तो सर ये सर्कुलर ही है कि जाते भी हैं? नहीं, सब लोग गए थे, हम लोग। तो आप ब्यूरोक्रेसी वाली भाषा बोल रहे हैं? नहीं, यहाँ पर कि जियो हो गया जाएंगे, वहाँ उसको फॉलो किया जाता है। जैसे लखनऊ में कल्ली पश्चिम में पासी जन कल्याण समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हम लोग गए थे। यहाँ पर हर आदमी अपने कार्यक्रमों में गया उसको। और तो आप चाहते हैं कि दलित घर वापसी करे और आप क्लेम करते हैं कि घर आप हैं? हम घर हैं। तो मायावती क्या है फिर? मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि दलितों का अगर कोई मूल घर है कर भी नहीं सकते हो। 4 बार की मुख्यमंत्री सर, वो 4 बार की 2% वोट, 30% वोट शेयर के साथ 2007 में मुलायम सिंह से सत्ता छीन ली थी, आप हल्के में ले रहे हो। अगर इस देश में किसी ने पहला राष्ट्रपति दिया तो हमने दिया, पहला गवर्नर दिया। बस सर यही कहो सर, वो कह रहे हैं हमारे ने राष्ट्रपति दिया। तो आज की बात कर लें, आज की बात करो जी, आज की बात कर लें, आज की बात कर लें तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक दलित है। आज की बात कर लीजिए। मैं डॉक्टर कालीचरण स्नेही जी को आमंत्रित करता हूं। दलित समाज के बहुत ही जाने माने चिंतक हैं, विचारक हैं और बड़ी धैर्यवान व्यक्ति हैं और लोगों के बीच बहुत रहते हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत और धन्यवाद मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।
तो सर मैं ये जानना चाहता हूं कि समाज में क्या चल रहा है, और ये तीनों लोग जिनकी मैंने आपको बात सुनाई, इनके सबके क्लेम है कि हमें दे दलित समाज वोट, हम ये कारण प्रस्तुत कर रहे हैं। इनके तीनों में से कारणों से आप संतुष्ट हो? सबसे पहले तो आदरणीय ब्रजेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आमंत्रित भी किया, और उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर जो चीज़ चल रहा है, अंदरूनी जो भी जिस तरह की हलचल है, उसको उस पर आपकी बखूबी नज़र है। राजनेताओं की होती ही है, लेकिन आपने जिस तरह से नज़र रखी है और आपने विश्लेषण किया है, उसमें कई बात साफ हुई हैं। बहुत धन्यवाद सर। लेकिन देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे अभी, हाँ, मैं ये देख रहा हूँ कि अभी देखिए असल में है क्या, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सत्ता का स्वाद जहाँ जहाँ दलितों को मिला है, फिर वो और चीज़ों में नहीं फंसते हैं। उन्हें ये पता है कि सत्ता खोने के कितने नुकसान होते हैं। सत्ता जब पास में नहीं होती है तो किस प्रकार से प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, फिर से किस तरह से दलित का एहसास कराया जाता है। इस फर्क को वो जान गए हैं और सत्ता से अलग होने का जो दंश है उसको झेल रहे हैं, इसलिए वो सतर्क हैं। वो चाहते हैं सत्ता में वापसी। अब देखिए, मैं यहीं अब उत्तर प्रदेश में यदि भाजपा चाहती है कि दलितों के बीच में अपनी पैठ बढ़ा रही है, तो ज़मीनी स्तर पर दिखना चाहिए। अभी देखिए, उच्च शिक्षा कुलपतियों की नियुक्ति हुई है, तो राज्यपाल महोदय महिला हैं, उन्होंने पहली बार कम से कम 3 महिलाओं को प्रतिनिधित्व कुलपति में दिया है। लेकिन ये सब राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बस की बात है, लेकिन किसी दलित को प्रतिनिधित्व नहीं दिया। किसी अकादमी का चेयरमैन बनाना, इसमें भी नहीं दे। ये सीधी भागीदारी है जहां वो दे सकते हैं, और इस तरह के डिजर्विंग लोग हैं। अभी उप मुख्यमंत्री में देखिए, बंटवारा ओबीसी में हुआ, जनरल में हुआ, और मुख्यमंत्री स्वयं जनरल से आते हैं। लेकिन अभी सोचा नहीं गया है, मतलब राष्ट्रपति की बात तो करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का कितना सम्मान है, नई संसद के उद्घाटन में हमने देख लिया है किस तरह से अवज्ञा होती है। यदि भाजपा या कोई भी कांग्रेस हमें किसी गरिमापूर्ण पद पर देती है तो उसकी गरिमा रखना भी इनका काम है। सारी दुनिया देख रही है, सारे देश ने देखा है कि महिला राष्ट्रपति को किस तरह से उपेक्षित किया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश का है, वहाँ हमेशा सवर्णों की नियुक्ति होती आई है। बीच में 1-2 बार परिवर्तन हुआ है जब बीएसपी की सरकार आई थी, लेकिन इन संस्थाओं पर जिन पर की सीधा आधिपत्य होता है मुख्यमंत्री का, यहाँ कोई बंटवारा नहीं है। ये भी देख लीजिए कि राज्यसभा में भेजना है, विधान परिषद में भेजना है। उत्तर प्रदेश में अच्छी बात है कि माननीय निर्मल जी को भेजा है, लेकिन ये संख्या बहुत कम है, क्योंकि जब यहाँ वोट प्रतिशत इतना है और नुमाइंदगी की बात करते हैं सर, कि हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, चाहिए। ये आजकल दोनों अपने को दलितों के बड़े शुभचिंतक और हितैषी होने का क्लेम करते हैं। इनके इन दावों को आप कितना इस कसौटी पर खरा पाते हैं? देखिए, इन यद्यपि सपा की तो सरकार और कहीं है नहीं, लेकिन कांग्रेस की कई राज्यों में सरकार है। उन्हें बताना चाहिए कि इतर जो पद हैं उन पर कितना काम किया गया है, दलितों को कितना प्रतिनिधित्व दिया गया है। स्वयं मतलब जाकर के अभी कर्नाटक में इनकी सरकार है, वहाँ बताना चाहिए कि कितने कलेक्टरों को उन्होंने ये पावर दिए हैं दलितों के, कितने कुलपतियों को नियुक्त किया है, कितनी जो संस्थाएं हैं, संविधान संस्थाएं, उन पर नियुक्ति दी है। राजस्थान में क्या हुआ है। अब देखिए, यहाँ राज्यपाल चूंकि सब जगह भाजपा के ही हैं, केंद्र में सरकार होने के कारण उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करने वाले हमारे राज्यपाल राजस्थान में हैं जी। तो हमारे विश्वविद्यालय से भी कम से कम 2 कुलपतियों की नियुक्ति उन्होंने की है, लेकिन वो जनरल के हैं। लेकिन इन्हें यह बताना चाहिए कि जहां तुम्हारी सरकार नहीं है, वो जो राज्यपाल के अंडर में पद आते हैं उन पर दिखाना तो चाहिए कम से कम इस तरह का प्रतिनिधित्व। सर, आप ये कहना चाहते हैं कि वोट तो ये लेते हैं, लेकिन सत्ता में और एग्जीक्यूटिव्स में जी ये डायरेक्ट आप लोगों को अधिकार और हक नहीं देते हैं। इन्हें सिर्फ वोट चाहिए, सभी को। हाँ, बिल्कुल चाहिए, सिवाय बीएसपी के। देखिए, अब इनको यदि ज्यादा ही दलितों की चिंता है तो उप मुख्यमंत्री का पद को शपथ दिलाएं किसी दलित को। इनके यहाँ दलित इतने, हमारे विधायक जुड़े हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं, केवल मंत्री पद देकर के ही संतुष्ट क्यों किया जा रहा है? इसका मतलब बहुत कम तरह का जा रहा है। अभी भाजपा के पास वक्त है, माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वो किसी उप मुख्यमंत्री पद पर किसी दलित की नियुक्ति करें और उसको शपथ ग्रहण कराएं। तो जमीन पर होते हुए भी तो दिखना चाहिए। केवल जय भीम का नारा दलित बस्तियों में लगाने से संतुष्ट नहीं होता है अब आदमी। तो ये हमको जमीनी मतलब स्वाभिमान और सम्मान जब तक नहीं मिलेगा, गौरव बढ़ाने की बात कांग्रेस ने कही, अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस जब संकट में है तब दलित को नेतृत्व दिया है।
जब भी कोई संकट में होता है तो दलित को नेतृत्व देते हैं, वो उबार लेता है। हाँ, ये इन्हें घोषणा करनी चाहिए कि और राज्यों में, माना कि जो चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों में कांग्रेस दलित को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करे। क्या हर सर, ये तो हुई आप लोगों की अपेक्षा इनसे। अब मेरा अगला सवाल है कि समाज में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है? समाज में देखिए ऐसा है कि जहां तक हम लोगों को जानकारी मिलती है, सीधे तौर पे ये चल रहा है किसी भी तरह से भाजपा से किनारा करना है, और इंडिया गठबंधन की हम लोग अभी बात कर रहे हैं, इसीलिए बीएसपी ने सीधा समर्थन नहीं दिया है, किसी को भी अलग रखा है अपने आप को। तो ये देख रहे हैं कि जो 3-4 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उनमें स्थिति क्या होती है। शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट के दूसरे चरण में आपके हम बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। मनीष शुक्ला जी, देखिए डॉक्टर साहब ने बड़ी चिंताएं व्यक्त की हैं और वो उनकी चिंताएं वैलिड हैं। उनकी चिंताओं का आपने समाधान करना चाहिए कि जय भीम का नारा लगा के उनकी बस्ती में वोट तो ले लोगे, उनको सत्ता में हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं, देखिए डॉक्टर साहब की बातों का पूरा सम्मान करते हुए मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ कि स्नेही जी ने राजस्थान के राज्यपाल की तो चर्चा कर दी, सिक्किम में लक्ष्मण आचार्य जी भी राज्यपाल हैं, फागू चौहान जी मेघालय में हैं, विद्यासागर सोनकर को एमएलसी हम लोग बनाए, निर्मला पासवान एमएलसी हैं, सुरेंद्र चौधरी एमएलसी हैं, ब्रजलाल जी राज्यसभा गए हैं, अभी इन्होंने निर्मल जी का नाम स्वयं से लिया। तो तमाम विधान परिषद में जो लोग जाते हैं, जो राज्यसभा में जाते हैं, वो भी पार्टी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सबकी सहमत से ही जाते हैं। जैसे आपने कुलपतियों की चर्चा की, लेकिन विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या है, और ब्रजेश जी जितनी बार भी हम लोग के पास इन 6 सालों में विधान परिषद की सीटें आई हैं, हर चरण में हम लोगों ने दलित वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व वहाँ भेजा है। कम से कम बात जब करें स्नेही जी जैसे लोग, तो कम से कम फैक्ट्स को जरूर बोलें, क्योंकि ये सवाल बीजेपी पे हमला करने का नहीं है, सवाल बीजेपी पे हमला करने का नहीं है। कम से कम इनके जिनके प्रतिनिधित्व का दावा ये कर रहे हैं, जिनकी राजनीति ये कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि सत्य में सचमुच कौन सा राजनीतिक दल है जो राजनीतिक शक्ति दे रहा है। अब इनको डिप्टी सीएम की पोस्ट चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन समय के साथ सब चीजें होती हैं। हम राष्ट्रपति अगर बनाएंगे तो उसको कहेंगे नहीं नहीं राष्ट्रपति नहीं बनाया आपने ये नहीं किया। हम 3 बार हमको अवसर लगा भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रपति बनाने का। एक बार अल्पसंख्यक वर्ग का बनाया गया, एक बार अनुसूचित जाति का बनाया गया, एक बार अनुसूचित जनजाति का बनाया गया, लेकिन उसमें मीन मेख निकालेंगे। राज्यपाल की चर्चा इन्होंने राजस्थान की केवल लक्ष्मण आचार्य जी की चर्चा नहीं की। मैं तो वो नाम अभी ले रहा हूं जो मेरे ध्यान में तत्काल आ गए। मैंने एमएलसी के केवल 4-6 नाम लिए हैं, लेकिन इससे ज्यादा संख्या है और तमाम आदरणीय है। एक सेकंड, कालीचरण जी कुछ कहना चाहते हैं। सर गो अहेड, आप बोल सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं आदरणीय मनीष जी, मैंने इस संदर्भ में चर्चा की थी कि राज्यपाल उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, लेकिन हैं राजस्थान में। उन्होंने इतना ध्यान रखा कि लखनऊ विश्वविद्यालय से या उत्तर प्रदेश से कुछ प्रोफेसरों को अपने राज्य में, मतलब जहां वो राज्यपाल हैं, वहां उन्होंने कुलपति की नियुक्ति की है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो अन्य राज्यों में राज्यपाल के पद पर हैं, क्या वो ऐसा कर पा रहे हैं कि अपने ही राज्य में वो नियुक्तियां उन्होंने कुलपतियों पद पर की हैं, या जो संवैधानिक पद हैं वो उत्तरदायित्व दिए हैं? मनीष जी, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आपने राज्यपाल बनाया है, अच्छी बात है। शुक्रिया सर, मैं टाइम दूंगा सर। मनीष जी 20 सेकंड में जवाब दें। मुझे ब्रजेश जी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, मैंने कहा तो कि भारतीय जनता पार्टी ने जितनी संख्या में अनुसूचित वर्ग के लोगों को विधान परिषद में भेजा है, राज्यसभा में भेजा है, मंत्रिपरिषद में स्थान दिया है विभिन्न राज्यों के और केंद्र सरकार में, उतनी संख्या में किसी दल ने कभी नहीं दिया। और लोगों ने प्रतीकात्मक राजनीति की, साथ ही साथ उनका जीवन स्तर में सुधार आए, इसके लिए तमाम योजनाओं को लागू किया गया है। स्टैंड अप और स्टार्टअप में बैंकों को सीधे निर्देश था कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोगों को जरूर लोन दे, जिससे वो नौकरी मांगने वाले न बने, नौकरी देने वाले। ब्रजेश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने पत्रकार हैं। ब्रजेश जी, स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश में दलित समाज के भीतर क्या चल रहा है, और इन पॉलिटिकल पार्टियों में दलित समाज के एक पर्टिकुलर वोट बैंक 14-15% जो मायावती से अलग हो गया है, उसको ये आकर्षित करने के लिए क्या कर रहे हैं? ब्रजेश जी, केवल अब सारा जोर दलित समाज आने वाले दिनों जी
कारण क्या है कि अन्य जगह पर काफी मतलब वोट अपना अपना स्थिर कर लिया है। कुछ जगह सवर्ण है, बीजेपी उस पर वो कर रही है। जो दलितों में जो मायावती सजाती वोट है, मैंने कई जगह जाने का अवसर मिला, मुझे लगता है वो उधर ही जा रहा है। मैंने लंबी बातचीत की उन लोगों से। और जो यादव वोट है पिछड़ों में, वो पूरी तरह अखिलेश के साथ है, उसमें कहीं कोई टूट मुझे नहीं दिखाई देती है। अब सवाल जो अति पिछड़ा है और अति दलित है, सारी लड़ाई इसके लिए होने जा रही है। अब मायावती इस बात की कोशिश कर रही है कि जैसे वो सजाती रही, पूरा दलित समाज उनके साथ आए, पूरा अति पिछड़ा आ जाए तो वो फिर से ताकत बन सकती है। और अखिलेश यादव समझते हैं कि जब तक अति पिछड़ा नहीं आएगा तब तक उन्हें चुनाव में जीत नहीं मिलेगी। विधानसभा चुनाव में आपने देख लिया है। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, वो 2014, 2017, 2019, 2022 इसमें जिस ढंग से अधपिछड़ा मिला है, उनके लिए संजीवनी बनी थी, उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो यही लड़ाई इनको बीच होने जा रही है। सारे लोग जा रहे हैं। अभी विधायक भेजे गए थे बीजेपी के गांव में, और उन्होंने क्या लाभार्थी जो थे उनसे बात की, क्या किया जा सकता है और क्या, ये सारी बातचीत की। तो सारा जोर इन दो वोट बैंकों पर है। जी, थैंक यू ब्रजेश जी। मैं आपका वीडियो कनेक्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा कुछ वीडियो में अवरोध आ रहा है। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। दलित वोट बैंक के लिए जो मायावती से बिखरा है 13-14%, 21% में से, उसके लेकर बड़ी हिस्सेदारी तय हो गई। अभी तक बीजेपी उनका लाइन शेयर एंजॉय कर रही थी, अब उसको चुनौती इंडिया अलायंस की तरफ से मिल रही है। क्या चल रहा है इस समाज में और मायावती की आगे की क्या पॉलिटिक्स है? देखिए, दलित ये जरूर है कि मायावती कमज़ोर हुई और उनका वोट बिखरा, लेकिन दलित कोई ठेले थोड़ी लदा है कि जो चाहे खरीद ले, लूट ले और ले जाके डलवा ले। दलित उत्तर प्रदेश में अपना सबसे बड़ा नेता वो मायावती को मानता है, और मायावती ने एक छत्र राज किया दलित वोटों पर बहुत लंबे समय तक। आज इस देश में दलित समाज अगर मायावती के नाम पर जुटता है, सबसे ज़्यादा भीड़ कहीं तो दलित समाज की ओर से जुटती है। ये करिश्मा उनका भले थोड़ा कमज़ोर हुआ, लेकिन ये धारणा क्यों बन रही है कि मायावती के साथ दलित वोट कम हो गया या दलित वोट छिटक रहा है या चला गया। वोट परसेंटेज और सीटों में गिरावट तो आई, और शायद इसी का फायदा लेने के लिए देखिए थोड़ा भाजपा में अभी संघ के प्रमुख आए थे, उनके निर्देश पर एक अभियान चला, बस्ती संपर्क और संवाद अभियान, बस्ती बस्ती में जाकर। तो भाजपा के विधायकों को और सांसदों को उतारा गया इस लिहाज से कि उनको भाजपा से जोड़ा जाए दलितों को, और संघ के निर्देश पर ये अभियान चल रहा है। लेकिन लोग ये जानते हैं कि मास्टर प्लान चाहे जितना बने दलितों के लिए, दलित बहुत बार स्वतंत्रता से वोट करता है। और घोसी का जो चुनाव परिणाम आया उत्तर प्रदेश में, उसने इस बात को दिखाया कि दलितों के लिए ये जरूरी नहीं कि अगर मायावती की पार्टी नहीं लड़ रही है तो वो पूरी तरह भाजपा में चले जाएं। बहुत कोशिश की, बहुत सारे आश्वासन दिए, मंत्री लगे, लेकिन 57% से ज़्यादा वोट समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह को मिला। तो ये एक बात तो ये देखिए संकेत है कि दलित थोड़ा वो ये देखता है कि किसको जिताया जाए जहाँ पर मायावती का पार्टी नहीं होती है। लेकिन आजकल नया सिस्टम आया भाई कि घर पे खाना खाओ, समझाओ, वोट पानी लो और आगे बढ़ो। लेकिन ये जो खाना पीना कार्यक्रम चल रहा है, जो नेता दलित बस्तियों में जा जाकर दलितों के यहाँ खाना खाते हैं, उनको चाहिए कि कभी कभी दलितों को बुला के अपने घरों भी खाना खिलाएं, खाली उन्हीं के यहाँ न जा के खाएं, तो थोड़ा बराबरी का, भाईचारे का मामला भी और अच्छा हो जाए। ब्रजेश जी, भाजपा इस देश में उन वोटों की भरपाई उत्तर प्रदेश के दलित वोटों से करना चाहती है जो देश के विभिन्न राज्यों में उसको नुकसान दिखाई पड़ रहा है। और उसमें मायावती का जो 21% वोट रहा वो 12% के लगभग पे आ गया।
उसको बीजेपी और हसरत भरी निगाह से देख रही है। लेकिन वोट सबको चाहिए, बराबरी का दर्जा कोई नहीं देगा। बीजेपी का अपर हैंड इसलिए हो जाता है कि उनके पास दलितों के लिए सरकारी तमाम योजनाएं हैं, सिलेंडर हैं, पैसा है, सुविधा है, दलित नेताओं की फौज है। बीजेपी थोड़ा इस मामले में आगे हो जाती है। लेकिन जो जाति व्यवस्था है इस देश में, प्रकृति की तो यह सच्चाई है कि कोई चाहकर किसी जात में पैदा नहीं हो सकता, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, ना उसके अधिकार में है। लेकिन ये भेदभाव, छुआछूत दलित वोट लेने और देने के बावजूद भी अभी तक पूरी तरह दूर नहीं हो पाया, वो मुख्य धारा से अभी भी दूर है। तो जो बातें कही जाती हैं चुनाव में, अगर उस पर अमल बढ़ाया जाए तो फायदा हो भी। हम जिस व्यवस्था में हैं वहाँ पर जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो हम जाति देखकर मदद तो मांगते नहीं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। खासतौर से हिंदू समाज में सामाजिक सुधार के लिए इसकी बड़ी ज़रूरत है आज, और हिंदू समाज का पुनर्निर्माण तब तक नहीं होगा जब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं होती। राजनीतिक सुधार से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हिंदू समाज जाति व्यवस्था से ग्रसित है, जो दलितों पर अत्याचार की तमाम सारी वैध अवैध कहानियां भरी पड़ी हैं जो दिखाई पड़ती हैं। ये जाति व्यवस्था हमारे समाज की एकता, बंधुत्व और भाईचारा को रोकती है। तो ये जो स्थितियां हैं ब्रजेश जी, वो मैंने बताई। लेकिन कहते हैं कि कड़वा है मगर सच है जी। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग रूप से देखा जाता है, शिक्षा को मार्क से देखा जाता है, और सम्मान पैसे को देखकर देखा जाता है। जाति व्यवस्था तो वहाँ गायब हो जाती है जी, तो वहाँ अपना पराया नहीं रह जाता है। लेकिन भगवान ने सभी इंसानों को एक समान बनाया है। जो लोग इंसानों में भेदभाव करते हैं वे परमात्मा की बनाई हुई हर कृति का अनादर करते हैं और उनको इसका हक नहीं है। लेकिन ठीक है, अब इस व्यवस्था में सबको चलना है, लोग चल रहे हैं। वोट सियासत में हर 5 साल पे चुनाव होता है, कौन किसका वोट लेगा ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन ये सुनिएगा जी कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, और जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, और कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाह वाह, बेहतरीन, बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपनी इनपुट, फीडबैक और एक बेहतरीन शेर सुनाने के लिए। बहुत शुक्रिया। बहन भाइयों, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो अभियान चला रहे हैं, विशेष तौर पर जनरल क्लास के खिलाफ, अपर कास्ट के खिलाफ वो जैसे बयान देते हैं, क्या ये आपकी पार्टी की राजनीति का हिस्सा है? देखिए ब्रजेश जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो कहते हैं वो सभी समाज को लेकर के कहते हैं, और देखिए उनका मतलब ये कि जो भी दबे कुचले लोग हैं वो ऊपर उठ करके, अभी हमारे मनीष भाई ने जिन लोगों का कोई ऊपर उठे इससे कोई प्रॉब्लम, दूसरे को गाली दे के उठाओगे? नहीं, गालियों की देखिए परंपरा तो भारतीय जनता पार्टी में भी है। संसद भवन जो लोकतंत्र का मंदिर, वहां किस तरीके से गाली देने का काम हुआ, सीधे सीधे जो है धर्म और आतंक से जोड़ करके गाली अमर्यादित टिप्पणी की गई। अभी हमारे मनीष भाई कह रहे थे विधान परिषद और गवर्नर्स के बारे में, राज्यपाल लोगों के बारे में, तो इन्होंने सारे क्रीमी लेयर लोगों की तो उन्होंने बात बताई। लेकिन उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूँ मोर देन 60 जातियाँ हैं अति पिछड़े समाज की। हम इसीलिए बार बार ये मांग करते हैं ब्रजेश जी कि कास्ट सेंसस करा लिया जाए, और कास्ट सेंसस में जो उसको फेंट दिया जाए, जो दबे कुचले जो वो हैं दलित समाज के, पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोग हैं, उनको भी उनकी हिस्सेदारी मिले, उनको भी इसमें भागीदारी मिले। लेकिन इन्होंने जिनका भी नाम बताया, चाहे फागू चौहान जी को राज्यपाल इन्होंने बनाया, चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन फागू चौहान जी क्या बहुत निर्बल दुर्बल परिवार से थे? यहाँ से विधायक थे, मंत्री थे, उसके बाद वहाँ पर जो है वो राज्यपाल बने। सोनकर साहब कहाँ से?
सारे क्रीमी लेयर को तो उन्होंने ऊपर उठाने का काम किया। और आप तो सिर्फ आम लोगों के ऊपर उठाते हो। समाजवादी पार्टी तो क्रीमी लेयर छूते नहीं होगे। समाजवादी पार्टी तो बार बार ऐसा होली काऊ बन रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। ब्रजेश जी, केवल यही गलत काम कर रहे हैं। मैंने फूलन देवी जी का उल्लेख इसलिए किया, मल्ला समाज से थी, लेकिन दलित उनको अपना मसीहा मानता था, दलितों की मसीहा थी वो, क्योंकि वो आइसोलेटेड थी, किनारे अलग। देखो मैं फिर कह रहा हूं कि इस प्रदेश में 4 बार तो डायरेक्ट और 4 बार इनडायरेक्ट 8 बार सत्ता का स्वाद दलित समाज और अति पिछड़ा चख चुका है। उसको पता है कि सत्ता होने के मायने क्या होते हैं। जब वो गांव में चलेगा तो पूरी क्षमता के साथ चलेगा। उसको पता है कि गांव में कुछ होगा तो उसको पट्टा मिलेगा, नौकरी मिलेगी, स्कीम्स में उसको प्रेफरेंस मिलेगा। उसको मालूम है कि उसको कोई गाली नहीं देगा, गाली देगा तो जेल जाएगा। वो प्रिविलेज उसके पास था। सत्ता ब्रजेश जी फिर उनके हाथ में आने जा रही है। कैसे आप क्या दोगे बताओ तो आपका ऑफर क्या है? देखिए, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर और जिस तरीके से उनके साथ अत्याचार और बलात्कार हुए हैं, इन सारी घटनाओं को इंडिया परिवार की सरकार जब आएगी तो उनके उत्थान के लिए सत्ता में हिस्सेदारी दोगे? जी, सत्ता में हिस्सेदारी दोगे? बिल्कुल बिल्कुल देंगे, बिल्कुल उनकी सत्ता में हिस्सेदारी रहेगी। आपने 17 कहा ना कि 17 सीटें तो उनके लिए रिजर्व हैं। हम समझते हैं कि उससे 1-2 सीटें ज्यादा देने का काम मैं चुनौती दे रहा हूं कि पूरे प्रदेश में जब 80 सीट सब बांटेंगे टिकट ना, कोई 17 के ऊपर लाके अगर मुझे दिखा दे, बात वापस ले लूंगा। ये भेदभाव होता है और ये सभी लागू है, सब जगह, कोई आपके यहाँ नहीं लागू। मनीष सिंधु भी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। देखिए, मैं अभी डिबेट के प्रारंभ में भी यही बात कह रहा था कि यूपी का जो शेड्यूल्ड कास्ट समाज, दलित समाज का मतदाता है, वोटर है और यहाँ का जो नागरिक है, उसका वोटिंग पैटर्न और वोटिंग बिहेवियर उसका डिफरेंट है। अगर आप कंपैरिजन करें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब से, उन्होंने डायरेक्ट सत्ता बहुत कम देखी है बिहार के अलावा। यूपी के दलित मतदाता पॉलिटिकली एम्पावर्ड हैं, उनको मालूम है। अगर आपको फ़र्क देखना है तो आप ललितपुर चले जाइए, बगल में मध्य प्रदेश और यहाँ के दलित, दोनों समाज को कंपेयर कर लीजिए, आप पाएंगे कि पॉलिटिकली अवेयर हैं। आप सिर्फ सम्मेलन करके, गौरव सम्मान करके उनके वोट हासिल नहीं कर सकते। नहीं, मैं अपनी बात फिर कहता हूँ, बात सिर्फ सम्मेलनों तक नहीं है, न गौरव सम्मान की है। हम संवाद करने जा रहे हैं। मैंने कहा ना कि जब हम लोग उस दिन दलित बस्ती में गए तो वहाँ संवाद किया, हम लोग ने बराबरी में बैठकर बात करी। हम सत्ता देने में विश्वास करते हैं, हम सिर्फ उनको कोई लॉलीपॉप देने में विश्वास नहीं रखते हैं। एक बात और ब्रिजेश जी, इस पूरी लंबी यात्रा में देखिए हमने अपने हिस्से के सबक लिए हैं। धीरे धीरे क्रमशः आप देखिएगा तो बाबू जगजीवन राम से लेकर मसूरियादीन पासी से लेकर सारे बड़े नेता हमारे पास रहे, आज भी हैं। और हम इस बात पर विश्वास रखते हैं कि दलितों को उनकी सत्ता देने का समय आ गया। इसीलिए आज हमने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। यूपी में एक प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे दलित समाज से। देखिए, एक बात हम नहीं, बात सिर्फ दलित की नहीं है, बात हमें यह भी देखनी होगी कि अगर हम प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, तो उस लिहाज से काम कर रहे हैं। हमें काम भी देकर जनता को देना होगा। तो अगर किसी को हटाया गया तो उसके पीछे सिर्फ ये नहीं था कि वो किसी जाति का था। अगर किसी को हटाया गया तो ये देखा गया। कमिट कर सकते हैं कि आपके हिस्से जो सीटें आएंगी इंडिया अलायंस में यूपी में, आप उनका एक उचित शेयर इस समाज को जरूर देंगे? बिल्कुल, मैं 100% कमिट कर रहा हूं कि अगर जो हिस्से में हमारे सीटें आएंगी, हम उनमें से दलित समाज का रिप्रेजेंटेशन देंगे। क्योंकि राहुल जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी है उतना उसको हक दिया जाना चाहिए। तो हम हक देने में विश्वास रखते हैं, हम सिर्फ साथ लेने में विश्वास नहीं रखते, हम हक देने में विश्वास। बहुत शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर स्नेही जी को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर साहब, आप देखें जिसका कंपैरिजन मैंने किया कि उत्तर प्रदेश का दलित समाज और अन्य प्रदेशों के दलित समाज में बड़ा अंतर है। यूपी का जो दलित समाज है, हम लोग कैसी भी बातें करें, पर ये मैं मानता हूं कि वो सामाजिक रूप से भी और पॉलिटिकली बड़ा ही जागृत समाज है और उसको पता है कि जब उसकी सत्ता होती है तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं। जी नहीं, बिल्कुल सही। अभी मैं अपने ग्राउंड रिपोर्ट सुन रहा था सिंह साहब की, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बात को रखा है। एक तरह से जो बात मुझे, हाँ, मेरे मन की बात को उन्होंने रखा है, बहुत तथ्यपूर्ण बात उन्होंने रखी है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बहुत बारीकी से उन्होंने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मैं सिंह साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई भी कि वो बिल्कुल ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, जो मध्य प्रदेश से लगता हुआ इलाका उत्तर प्रदेश का है, बिल्कुल फ़र्क नज़र आता है। क्योंकि
ये असल में जो सत्ता है वो सबसे बड़ी बात होती है। अब देखिए, सत्ता जिसके पास है उसका वर्चस्व आप क्या दिखाई देता है। तो हम देखते हैं, अब देखिए उत्तर प्रदेश में ही एक शिकायत बनती है कि भाई मुख्यमंत्री फलां जाति का है, तो उन्हीं की पार्टी के जो बहुत प्रबल हैं वो लोग कहते हैं हम उपेक्षित हैं, माने उसी दल में। तो ये तो स्वाभाविक है कि सत्ता का स्वाद बहुत बड़ी चीज़ है। सत्ता ना होने का दर्द और दंश क्या होता है, इसको दलित भी पूरी तरह देख रहा है। वो देख रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं पर कुठाराघात हो रहा है, उन्हें कमज़ोर किया जा रहा है। अब देखिए, सबसे बड़ा काम इन्हें क्या है, रिजर्वेशन हम लोगों को बहुत महत्वपूर्ण मिला था, जिनसे हम जैसे लोग आगे आ पाए हैं। अब रिजर्वेशन को दे नहीं रहे हैं। क्या भाजपा ने किसी राज्य में बैकलॉग चलाया, विशेष भर्ती अभियान चलाया? अरे भर्ती ही मतलब बहुत मुश्किल से की जा रही हैं। विशेष भर्ती अभियान चला करके बीएसपी ने ये किया है, कोटे को पूरा किया है। तो इन्हें ये सब काम करना चाहिए जिनसे कि प्रतिनिधित्व मिले। अच्छा, मैंने अभी देखा कि आउटसोर्सिंग के अभी मीटिंग ली है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नीति निर्धारित कर रहे हैं। मैंने लिखा है सोशल मीडिया पर कि उन्हें चाहिए कि उसमें रिजर्वेशन फॉलो करें, क्योंकि आउटसोर्सिंग अब आप सरकार की नीति बनने जा रही है और उसमें किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है। जबकि बीएसपी सत्ता में आई थी तो उन्होंने कहा था कि यदि माली पद पर भी हम किसी को नियुक्त करते हैं या पानी पिलाने के नियुक्त करते हैं तो भी हम उसको रिजर्वेशन देंगे। तो इतना बड़ा पावर इनके पास है, इसमें इनको घोषणा करनी चाहिए कि हम आउटसोर्सिंग के जरिए जो है रिजर्वेशन फॉलो करेंगे। तो इन चीजों से फर्क पड़ता है भाई। आप परमानेंट नौकरी नहीं दे रहे हैं फिर भी उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बहुत जमीनी काम है, थैंक यू सर, जिसको उन्हें करना चाहिए। थैंक यू सर। मनीष जी आप कुछ कह रहे थे, गो अहेड, 20 सेकंड। जी देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कामों की गिनती कराए, नामों की गिनती कराए, तो डिबेट का समय समाप्त हो सकता है। लेकिन फिर भी राज्यसभा में अभी चूँकि स्नेही जी को इस बात का अफसोस था कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वहाँ नहीं रखा जा रहा है, तो राज्यसभा में ब्रजलाल जी, कांता करदम, बाबू राम निषाद, राम सकल जी, के लक्ष्मण, मिथिलेश कुमार, ये संवैधानिक जगह ही होगी राज्यसभा। तो ब्रजेश जी जहाँ तक हमको पता है तो स्नेही जी तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान सहित हिस्सेदारी दी है। विशेष भर्ती अभियान चलाओ जी, विशेष भर्ती अभियान क्यों नहीं चला रहे? आउटसोर्सिंग में दीजिए। हाँ, एक सेकंड, आउटसोर्सिंग में रिजर्वेशन। देखिए ब्रजेश जी, जो बातें पॉलिसीगत हैं, आउटसोर्सिंग में किस तरीके से नियुक्तियां होती हैं ये तो आपको भी ध्यान में होगा। हाँ, लेकिन अधिक संख्या में बदल लीजिए, जो उसको बदल सकते छोर हैं। पर खड़े व्यक्ति तक नौकरियां पहुंचे, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। और स्नेही जी की जो बातें हमारे लिए, हमारी सरकार के ग्राह्य होंगी, उसको जरूर हम आगे लागू करेंगे। हम लोग तो बड़े दिल के लोग हैं, जो अच्छी चीज कहेगा ब्रजेश शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने पत्रकार हैं। ब्रजेश जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि 2024 के लिए इस वक्त इस बड़ी बिरादरी का वोट पाने के लिए कौन क्या प्रयास कर रहा है, और दूसरी बात यह कि जो लोग डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, मायावती क्या करेंगी? कि मायावती का गलती नहीं, लेकिन मायावती लग गया है। मैंने बताया था कि मुझे कई जगह जाने का अवसर मिला और मैंने देखा कि वो समझाने लगे। मैंने पूछा भी कई दलितों से कि आप ज्यादा मजबूत तो है नहीं, आप वोट कहा नहीं बहन जी की सम्मान बचाए रखना है, सम्मान के लिए वोट देंगे, चाहे हारे हैं जीते, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो वो एक प्रतिशत है, वो वोट उनको जाएगा। है क्या समस्या यहाँ पर? अब दलित जो तमाम चेहरों की बात हो रही है, तमाम लोग उठा रहे हैं, अब चेहरों पर नहीं, ये भूल रहे हैं। मैं लोगों से बात करिए जाके, हमें क्या मिला, मुझे क्या हासिल हुआ है, मुझे क्या हासिल होगा, मेरा जीवन कैसे बदलेगा, ये सवाल उठ रहे हैं। जमाना चले गए जब बाबू जगजीवन राम की फोटो लगा करके एक बस्ती में लगा देते तो बाकी इंदिरा जी की लगती थी जगह, वो जमाना चले गए अब कि साहब वोट मिल जाता था। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या मिला, पूरा हिसाब किताब तौला जा रहा है। तो ये इस हिसाब किताब में जो आगे चला जाएगा उसे मिलेगा वोट। मुझे तो क्या लगता है ब्रजेश जी कि राजनीति में अब वही एक्टिव रह पाएगा जो 18-19 घंटे रोज काम करेगा और लोगों के बीच जाएगा। बीजेपी ने ग्राउंड के नियम बदल दिए हैं सर। ये देखिए ब्रजेश जी, आप समस्या ये है कि अब आपको, मैं तो अभी बताया ना कि इनके विधायक गए थे, पदाधिकारी गए थे बताने के लिए कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ पाए हो तुम, किसको किसको नहीं मिला, अभी बताइए आप किसको नहीं मिला। तो ये अब करना पड़ता, हर आदमी सवाल पूछता है, जाना पड़ेगा, तो कुछ नहीं मिला,
तो जाइए आप, हमें नहीं मिला तो आपको नहीं वोट देंगे, जाइए आप। ये सवाल उठ रहे हैं। अब जो बड़े बड़े चेहरों की बात करते हैं, ये अपनी राजनीति चमका रहे हैं। कोई चेहरा वेरा नहीं, मुझे क्या मिला है, मेरा हित क्या हुआ है, मेरा कच्चे मकान में रह रहा हूँ, झोपड़ी में रह रहा हूँ, ये सवाल ज्यादा बड़े हैं। इस सवाल का जवाब बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन सबको देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी, आपने बहुत बोल्ड ओपिनियन दी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने समय निकाला और इस बेहद महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक परिचर्चा का हिस्सा बने। बहनों भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।